मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज बजट पेश होने वाला है छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश होने वाला है। विष्णुदेव साय सरकार का ये अपना पहला बजट होगा और 11 बजे से ये बजट पेश होने वाला है। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र है। विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र है और बजट सत्र का आज 5वां दिन। आज बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। तो ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो आज बजट पेश करेंगे। तमाम उम्मीदें हैं इस बजट से कि आखिर किसानों को उम्मीदें हैं कि जो मोदी की गारंटी दी गई थी क्या इस बजट से पूरा होने वाली है। युवाओं को भी उम्मीदें हैं, महिलाओं को भी उम्मीदें हैं। हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बाहर ही खड़े हैं और तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं कि विधानसभा में कब जो है नेता आ रहे हैं, आज बजट पेश होगा, बजट लेकर वित्त मंत्री कब पहुंच रहे हैं, क्या स्थितियां हैं डॉक्टर संजय शेखर? देखिए, मैं अभी छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा परिसर में मौजूद हूं और करीब 11 को बजने को है। कुछ देर में प्रश्नकाल चालू होगा। बजट की जहां तक बात है 12:30 बजे समय तय है। 12:30 पे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी, जो कि पूर्व आईएएस हैं, वो बजट प्रस्तुत करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करें तो तीसरे ये वित्त मंत्री हैं। सामान्यतः दोनों ही जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात की जाए या भूपेश बघेल की बात की जाए तो उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपने पास ही रखा हुआ था। और कुल तीसरे वित्त मंत्री है। पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंह देव, जो स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव, जो कि अजीत जोगी सरकार में हुआ करते थे। उसके बाद जब रमन सिंह की सरकार बनी तो अमर अग्रवाल कुछ दिन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर थे और उसके बाद से लगातार पहले डॉक्टर रमन सिंह के पास और फिर भूपेश बघेल के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था। ये जो सरकार बनी है विष्णुदेव सरकार, इसमें ओपी चौधरी को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया है और वो आज तीसरे वित्त मंत्री के रूप में ठीक 12:30 पर छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में विष्णुदेव सरकार का बजट प्रस्तुत करेंगे। देखिए, इस बजट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि मोदी की गारंटी को पूरा करना, मोदी की गारंटी पर पूरे प्रदेश की नजर है कि विधानसभा में मोदी की गारंटी को पूरा किया जाएगा। और सरकार को भी, सरकार के सामने भी चुनौती है कि ज्यादा से ज्यादा जो मोदी की गारंटी है उसको बजट में शामिल किया जाए, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है। लेकिन इस सबके बीच संसाधन सीमित है और सीमित संसाधनों में बड़ी चतुराई के ओपी चौधरी को सभी वर्गों को साधना है। सामने जो चुनाव है उसको भी देखना है और जो आ रहा है उसके अनुसार देखिए, बजट में जो कृषक उन्नति योजना है उसके लिए एक बड़ी राशि दी जा रही है, जिसमें 3100 रुपए प्रति क्विंटल के धान का जो अंतर की राशि है वो दिया जाए। महतारी बंधन योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती है। जो टूरिज्म है उसको लेकर के कुछ घोषणाएं महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हो उसके लिए कुछ घोषणाएं हो सकती है। आपने देखा कि कल ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद जब वो बाहर निकले और मीडिया से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो ग्रोथ होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का और सर्विस सेक्टर का वो बहुत कम है, बल्कि पिछले कुछ सालों में वो निगेटिव गया है, पहले की तुलना में नीचे गया है। तो उसको आगे पटरी पर लाना, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो नेशनल एवरेज से कम है, उसको आगे लेकर के जाना। जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से कम है, उसको आगे बढ़ाना, ये सरकार की प्राथमिकताएं होंगी। और इसके लिए
बजट में एक पूरा रोड मैप रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो बजट है वो केवल आय व्यय का लोखा जोखा नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ अगले 5 साल में कहां जाएगा, छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट का पूरा प्लान क्या होगा, छत्तीसगढ़ किस तरीके से आगे जो विकासशील राज्य से विकसित राज्य की तरफ जाएगा, उसको लेकर के एक पूरा रोड मैप जो है उसको लेकर के एक पूरा खाका बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। जी डॉक्टर संजय शेखर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात की जाएगी और भी जो आपने कहा कि जीडीपी का जो स्तर है वो भी नेशनल ग्राफ से काफी गिरा हुआ है, उसको उठाने के प्रयास किए जाएंगे, ये तमाम इसमें प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि लोगों को उम्मीदें हैं कि मोदी की जो गारंटी दी गई है वो भी पूरे किए जाएंगे, तो महतारी बंधन योजना के लिए भी कितना अलग से धन आवंटित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए, अगर जो वित्तीय अनुशासन की बात की जाए, अगर जो वित्तीय अनुशासन अगर जो देखा जाता है, अगर जो बजट वित्तीय अनुशासन के अंतर्गत होता है तो इसमें जो लोक लुभावन और जो इसे रेवड़िया कह सकते हैं अगर जो सामान्य भाषा में कहें और पॉलिटिकल तंज की भाषा में कहें कि जो सरकारें रेवड़िया बांटती हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, लेकिन अगर जो उस पर कंट्रोल नहीं होगा तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो फिर ये पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ, ये बातें बेईमानी साबित हो सकती हैं। जी, तो ये कैसे होगा? ये तौर पर निश्चित तौर पर ये तमाम जो चीजें हैं वो हो सकती है, लेकिन इस सबके बीच में मैं देख रहा हूं कि सामने से स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री से जरा हम पूछेंगे कि आज आपका बजट आ रहा है, इस सरकार का पहला बजट है, क्या छत्तीसगढ़ को देने जा रहे हैं, क्या उम्मीद रखे छत्तीसगढ़? आज का बजट स्वर्णिम बजट होगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के भावनाओं का बजट है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का बजट है। और इस बजट में सभी वर्ग का, चाहे महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों, व्यापारी हों, मजदूर हों, सभी वर्ग के हितों को रखकर ध्यान में बनाए हुए बजट होगा। और ये बजट माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का जो छत्तीसगढ़ उन्होंने निर्माण किया था उसको संवारने के बजट होगा। तो मोदी जी की बहुत सारी गारंटी थी, उसके लिए बहुत सारा संसाधन चाहिए, क्या इसमें सारी गारंटियां पूर्ण हो पाएंगी? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दिया है, सभी गारंटियां तो एक साथ पूरी नहीं हो सकती हैं, परंतु हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गारंटियां पूर्ण हो। और उस दिशा में आपने देखा होगा कि जब से सरकार बनी है उसके दूसरे दिन से ही हमने लोगों का, चाहे 18 लाख मकान की गारंटी हो, चाहे हमारे माताओं बहनों के लिए महतारी बंधन योजना का 12,000 सालाना का गारंटी हो, या फिर उन किसानों का जिसके 2 साल के बोनस का हमने वादा किया था वो 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर देकर हमने मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है। हम सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। अभी का जो बजट है वो छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास का बजट है, छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास का बजट है, ये सबका साथ सबका विकास का बजट है। तो माना जाए कि छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा इस बजट? निश्चित रूप से इस बजट में सभी वर्ग के लोगों का हित का ध्यान रखकर ये बनाया हुआ बजट है। जी, तो आप सुन रहे थे अभी श्याम बिहारी जायसवाल, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री। इन्होंने कहा कि ये बजट जो है, जो बजट प्रस्तुत होगा वो सभी वर्गों को ध्यान में रख करके हुआ बजट है, सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, वर्ग इससे लाभान्वित हो, इसका पूरा ख्याल बजट में रखा जा रहा है। और बजट जब आएगा तो सभी पूरे छत्तीसगढ़ में एक खुशी का माहौल लेकर जी और खुशहाली लेकर आएगा। लेकिन हम इससे पहले जो भूपेश सरकार में जो बजट पेश किया गया था, हेल्थ पे क्या क्या चीजों की व्यवस्था की गई थी, हेल्थ में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी, हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अब जो अभी स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने कहा है कि अच्छा होगा बजट, लोगों के लिए बढ़िया होगा और जो छत्तीसगढ़ है इसको, इसकी प्रगति के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा होगा। ये ग्राफिक्स से हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हेल्थ से संबंधित अंबेडकर अस्पताल के लिए जब इससे पहले 85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना के लिए 5 करोड़ का ऐलान किया गया था। ई चिकित्सालय की स्थापना के लिए आईटी कार्यों के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। ये लगातार हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपसे जानना चाहते हैं, अब ग्राफिक्स तो पूरे दिखा दिए, अब डॉक्टर संजय शेखर हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार
क्या कुछ और होने वाला है? आपको तो अनुमान होगा, आप विधानसभा में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, लोगों के अनुमान भी आप बहुत अच्छी तरह से नब्ज भी टटोलते हैं और नब्ज भी टटोल करके तमाम तरह की बातें निकालने में माहिर हैं। तो क्या लग रहा है कि आप विधानसभा में इस बजट के अंदर से क्या कुछ निकाल करके लाए हैं, क्या कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं आप? देखिए, पहले बजट में बहुत ज्यादा संभावनाएं सरकार के पास है नहीं, क्योंकि संसाधन सीमित है और उन्हीं संसाधनों में मोदी की जो प्रमुख गारंटी है, जिसका लाभ सीधे सीधे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले, उसको पहले पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। और इसीलिए जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे ज्यादा बजट जो है वो कृषक उन्नति योजना पर दिया जा रहा है, जिसमें करीब 900-925 रुपए का अंतर की राशि जो है वो एक मुश्त किसानों को धान खरीदी का दिया जाएगा। महतारी बंधन के लिए पूरे बजट का इसमें प्रावधान किया जाएगा। हेल्थ की जो आप बात कर रहे थे, हेल्थ में एक महत्वपूर्ण घोषणा मोदी की गारंटी में ये थी कि एम्स की तर्ज पर जो छत्तीसगढ़ में जो है वो इंस्टीट्यूट डेवलप किए जाएंगे एम्स की तर्ज पर। तो वो एक महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। इसके अलावे एक महत्वपूर्ण जो वादा किया गया था वो ये किया गया था कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसका लाभ जो है छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोगों को दिया जाएगा। सभी लोगों, जो लोग वंचित है उनको भी दिया जाएगा, और जिनको अभी केवल 50,000 रुपए का इलाज मिलता है उनको भी 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी जाएगी। तो इस तरीके से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, वायदे थे मोदी की गारंटी में, उसको पूरा करने की दिशा में देखना होगा कि इस बजट में क्या प्रावधान राज्य सरकार कर पाती है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि संसाधन आयुष्मान योजना की आप बात कर रहे थे, आयुष्मान योजना को जोड़ने की आप बात कर रहे थे कि कई लोगों को जोड़ा जाएगा। कई जगह जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर भी मतलब ये आयुष्मान योजना का लाभ देने की बात की गई है। तो क्या आपको लगता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को छत्तीसगढ़ में भी इसका लाभ मिल सकता है आने वाले बजट में? निश्चित तौर पर इसके लिए बजट भाषण का इंतजार करना पड़ेगा, बजट की घोषणाओं का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि गारंटी में ये तमाम वायदे किए गए थे, और देखना ये होगा कि मोदी की कितनी गारंटी को पूरा कर पाती है सरकार। अभी आप स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री बिहारी जायसवाल ने कहा कि देखिए, सभी गारंटी को एक ही बजट में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रमुख गारंटियां हैं उसको बजट में जरूर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा उन्होंने अभी आपसे बातचीत में श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। और ये प्रैक्टिकल भी है कि ये संभव नहीं है कि सारी मोदी की गारंटी को पहले ही आम बजट में सरकार पूरा कर दे, पहले ही बजट में सबके लिए बजट का प्रावधान कर दिया जाए। ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो ऐसी घोषणाएं जिससे लोकसभा में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, ऐसी तमाम घोषणाएं पहले बजट में रखे जाएंगे, और बाकी छत्तीसगढ़ को एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे किस तरीके से डेवलप किया जाए, औद्योगिक विकास और जो सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट है उसके लिए किस तरीके से तैयार किया जाए, ये मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात होगी। और इस बीच में आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा बेल बच गया है। जो सदन की कार्यवाही शुरू होने के लिए आप सुन रहे होंगे, घंटी बज गई है, और जो है अब विधानसभा के प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होगी, और प्रश्नकाल के बाद जो है बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ये आप देख रहेंगे कि विधानसभा का और अब विधानसभा की कार्यवाही होने वाली है। जी, बजट जी, ये बजट ये बता रहा है कि हाँ, विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। लेकिन जल्दी जल्दी हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी आपसे बातें, अगर जो किसानों की बात करें, अभी किसानों की अगर जो आप बात कर रहे थे, तो उसमें हमने, हमारे संवाददाताओं ने भी जो बात की है किसानों से, उनको एक चीज़ है, मोदी की गारंटी की जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो धान का बात की गई थी, इसमें जी हम जल्दी से चाहेंगे कि इसका आप जवाब दे दीजिए कि क्या इसमें पूरा होने की संभावना है धान का समर्थन मूल्य? जी
लगातार बजर बज रहे हैं और जो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड हैं विधानसभा की कार्यवाही के लिए शायद अंदर चले गए हैं और इसलिए उनका हमसे संपर्क टूट गया है। हमारी संवाददाता संध्या हमारे साथ अभी जुड़ेंगी और महिलाओं से संबंधित बात करेंगी कि आखिर महिलाओं की क्या कुछ मनोदशा है इस बजट को लेकर के, कि क्या चाहती हैं। वैसे तो महिलाएं जब किचन में जाती हैं तो ये बातें सामने आती हैं कि पहले ही महंगाई से उनका सामना हो जाता है। गैस सिलेंडर है, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, साथ ही साथ अगर जो देखा जाए तो गैस के दाम बढ़े हुए हैं और भी तमाम जो खाद्य चीजें हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके दाम बढ़े होते हैं, तो जिससे उनको बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी कि शुरू से ही महंगाई से उनका सामना सबसे पहले ही होता है। तो क्या कुछ महिलाएं इसके बारे में सोच रही हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं उनकी, जरा सुनवाते हैं। देखिए, वैसे तो बजट के बारे में कहना चाहूँगी कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, जैसे दालों के रेट है या तेल का रेट है या जो घरेलू उपयोग की डेली यूज़ की हमारी जो चीज़ें हैं उनका रेट कम किया जाए। और क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और लोगों को लग रही हैं, तो जितना आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा खर्चे हो गए हैं लोगों के, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए और मतलब महिलाओं के रोज़गार पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और युवा वर्ग है जो वो भी बेरोजगार घूम रहा है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। महंगाई की मार से महिलाएं पीड़ित हैं और किचन में जब ही घुसती हैं तो भी महंगाई से उनका सामना होता है। उनकी उम्मीदें हैं कि इस बजट में कुछ जो है महंगाई कम करने के प्रावधान हो तो बेहतर है। लेकिन राज्य सरकार के पास, एक बार फिर आपको बता दें कि राज्य सरकार के पास बहुत ज़्यादा महंगाई कम साधन जो है महंगाई कम करने के साधन नहीं होते हैं, इसलिए ज़्यादा महंगाई कम नहीं हो सकता है। ये केंद्र के बजट में ज़्यादा उससे उम्मीदें की जा सकती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह, महिलाओं के लिए क्या क्या हो रहा है और बालिकाओं के विवाह के लिए क्या हो रहा है। जो पिछली सरकार ने ये जो सुविधाएं दे रखी थी, क्या वो बहाल रहेंगी या फिर उससे कुछ ज्यादा मिलने वाला है, ये उम्मीदें ज्यादा है। जो बच्चियों के शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह योजना की बात अगर जो कर लें और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए हैं, उनकी बात कर लें तो उनके लिए क्या होने वाला है। हमारी जो संवाददाता है संध्या हमारी संवाददाता कुछ महिलाओं के पास हैं इस समय और उनकी मनोदशा के बारे में जानने का प्रयास कर रही हैं। जी संध्या। सही कह रहे हैं, महिलाओं की बहुत ज्यादा इस बजट से जुड़ी हुई है, क्योंकि महिलाएं ही है जो पूरे घर की चीज को संभाल के चलती हैं और आने वाली महंगाई किस तरीके से महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। गृहिणियों का घर चलाना मुश्किल हो गया है, तमाम तरीके की मुश्किलें हैं। एजुकेशन से लेकर के महंगाई से लेकर हर तरीके से तरफा उन पर महंगाई की मांग बढ़ रही है। स्कूल के बच्चों की फीस होता है, घर का बजट होता है, राशन का खर्च, हर चीज, सिलेंडर के रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों में सब चीजों को देख करके कि कैसा आने वाला बजट होना चाहिए, क्या लोगों की सोच है, महिलाएं क्या सोचते हैं। ऐसी हमारे साथ एक महिला है, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से बजट पेश होने वाला उसको लेकर के क्या उम्मीदें रखती हैं आप? जी, जिस तरीके से बजट पेश होने वाला है, सभी महिलाओं को बजट का बेसब्री से इंतजार है। महिलाओं में उत्सुकता है कि आज जो बजट पेश होने वाला है वित्त मंत्री के द्वारा, वो किस तरीके का बजट होगा। सभी जगह बजट को लेकर के चर्चा, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, मेरा भी घर परिवार है, तो मैं चाहती हूँ मैम कि बजट इस तरीके का आना चाहिए जो सबके लिए हितकारी हो। ऐसा नहीं कि एक वर्ग के लिए हितकारी हो। हम अगर सरकार की बात करें, पिछली सरकार या वर्तमान सरकार की बात करें, तो अब तक जो भी देखा गया है वो सारी सुविधाएं जो है निम्न वर्ग के लोगों के लिए की जाती है। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कोई भी किसी तरीके की पहल अब तक नहीं हुई। तो बजट को लेकर के निम्न वर्ग की महिलाओं के साथ मध्यम वर्ग की महिलाओं ने भी काफी इंटरेस्ट जताया है, काफी उत्सुक है जानने के लिए। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो सभी से निवेदन है जो बजट आएगा उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो रसोई का जो है वो बजट ठीक होना चाहिए, क्योंकि रसोई का बजट जब ठीक होगा तो सारे काम ठीक होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए बजट जब पारित होगा तो, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो भले सुविधाएं मिल रही, लेकिन कहीं ना कहीं उस सुविधाओं से लोग वंचित भी हैं।
तो सुविधा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है बजट को लेकर के काफी कार्य करना चाहिए। बाकी जो महंगाई है, तो राशन को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, तो उससे हम ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते। पेट्रोल को लेकर के, तो डीजल को लेकर हम ज्यादा उम्मीदें नहीं जता सकते हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि बजट जो अब आएगा वो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि वाला बजट पेश होने वाला है। जी देवेंद्र वाला बजट, महिलाएं ये कह रही हैं कि जो भी बजट आएगा संतुष्टि वाला होगा। महिलाओं को जैसा कि मैंने पहले भी कहा था संध्या कि महिलाएं जो हैं वो महंगाई से ज़्यादा त्रस्त होती हैं, क्योंकि किचन में घुसते ही उनका सामना जो है महंगाई से होता है, महंगे गैस के दामों से होता है कि गैस सिलेंडर अभी खत्म हुआ, अरे अब तो इतना रुपए पैसे के प्रबंध करने होंगे तब नया गैस सिलेंडर आएगा। तो इस तरह से जैसा कि अभी प्रतिक्रिया आई है कि महंगाई कम हो और साथ ही साथ एक संतुष्टि भी दिखी है। संध्या, क्या आपको नहीं लगा इनकी बातों से कि इस बजट से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर रही हैं महिलाएं कि हाँ सब कुछ ठीक होगा? संध्या, जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है और जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के भाजपा गवर्नमेंट द्वारा डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो उनको सुविधाओं की बात कही जा रही है, मोदी जी की गारंटी की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो बहुत उम्मीदों से मोदी जी की तरफ और भाजपा से जो राज्य सरकार है उसके तरफ देख रही है और उनको उम्मीदें जग रही है कि कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय के लिए भी सोचा जाएगा, ऐसा महिलाओं का मानना है। जी बिल्कुल, आपने ये बातें सही कही हैं कि महिलाओं को खासी उम्मीदें हैं और ये उम्मीद होनी भी चाहिए। मोदी की गारंटी और एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बजट ब्रेकिंग बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आम बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र है और ये बजट विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आम बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, 12:30 बजे अपना ये बजट पेश करेंगे ओपी चौधरी, लेकिन उसके पहले कार्यवाही शुरू हो चुकी है। कि आपसे आग्रह है कि इसको बढ़ा दें आगामी चरण के लिए। माननीय धर्म जी, जिस अवधि के बारे में आपने जिक्र किया है, कटौती की गई है, उस अवधि का उत्तर पूर्व में आ चुका है और इसलिए उसको संशोधित उत्तर के रूप में दिया गया है। तो जो अवधि आपको जहां तक दिया गया है, इसके पहले का उत्तर पुराने प्रश्न में आ चुका है। तो यदि इसमें आप प्रश्न करेंगे तो उचित रहेगा। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, अगर वो पूर्व के सालों का भी उनके प्रश्न से तो उद्भूत नहीं होता है, फिर भी अगर पूर्व के सालों का भी पूछना चाहें तो मैं जवाब दे दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये जो खरीदी की गई है और उसमें जो भंडार क्रय नियम का जो उसका पालन नहीं हुआ, बिना टेंडर के ये नेकाब से, एनसीसीएफ से और बाकी जगह से खरीदी की गई है, वो लगभग मैं समझता हूँ 50 करोड़ के आसपास की है। तो क्या मंत्री जी, जिसमें छूट नहीं दी गई है और उसकी खरीदी की गई है, तो नियम का उल्लंघन किया गया है, तो आप उसकी जांच कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि पूर्व के प्रश्न में, क्योंकि माननीय धर्म कौशिक जी इसका प्रश्न पूछ चुके हैं, इसलिए आगे की डेट डाली गई। वास्तव में वो जो खरीदी है वो 50 करोड़ की नहीं, 36 करोड़ 51,87,918 रुपए की है और वो 5 जिलों की खरीदी है। आपका ये भी कहना सही है कि उसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से उनको छूट लेनी थी, उन्होंने छूट नहीं ली, ये भी आपका कहना सही है। और ये एक बड़ी खरीदी है, परंतु कलेक्टर की अनुमति से इन लोगों ने, क्योंकि कोरोना काल था और कोरोना काल में इमरजेंसी में इन्होंने खरीदी की है। इतनी बड़ी खरीदी करने के लिए जिस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, जिनकी अनुमति लेना चाहिए, वो अनुमतियां नहीं ली गई हैं और इसलिए इसके लिए ये भी माना गया है कि जो 5 जिला शिक्षा अधिकारी हैं, सूरजपुर के, मुंगेली के, बस्तर के, बीजापुर के, कोंडागांव के, ये 5 जगह पर 36 करोड़ रुपए की लगभग खरीदी की गई
और उनको ये माना गया कि उन्होंने बिना अनुमति के खरीदी की है, इसलिए वो दोषी हैं। और उसमें से एक जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, 2 जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ में जांच चल रही है और 2 के खिलाफ में जांच संस्थित करने की कार्रवाई चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैंने 50 करोड़ को बताया तो 36 करोड़ का तो आपने स्वीकार किया, और 36 करोड़ का आपने स्वीकार किया है। इतनी अनियमितता उसमें हुई है कि सारे नियमों को ताक में रख करके जिस प्रकार से बिना टेंडर के खरीदे, कोविड काल एक बहाना है, आपदा में अवसर ढूंढना कि करप्शन कैसे किया जा सके, भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके, तो आपदा में अवसर ढूंढना ये कोरोना काल की बात कह के बच नहीं सकते। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत रकम की बात होती तो अलग है, ये बहुत बड़ी रकम है। और नहीं, बहुत चाहते बड़ी क्या, आप चाहते क्या है मंत्री जी से? मैं उसको चाह रहा हूं कि कमेटी बना करके उसकी जांच करे। चलिए मंत्री जी, क्या जांच करने के तैयार हैं? वो जांच करने के बाद माननीय सदस्य का बार बार आग्रह है, एक जिला का नहीं, 55 जिला का मामला। जवाब सुन लीजिए, जवाब जांच करा लेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच हुई है, जांच में पाया गया है कि नियमों का पालन नहीं किया है। पूर्व में एक जिले के शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय मंत्री जी, नए तथ्य तो स्वीकार करें, नए तथ्य देने की जरूरत नहीं है। जब मंत्री स्वीकार कर रहे हैं जांच तभी होगा। गलती है तो गलती है, तो उसमें कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? मैं तो कार्रवाई की बात कर रहा हूं। विधानसभा है कि मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें कार्रवाई कब तक के करेंगे आप? माननीय समय सीमा बता दें, कार्रवाई कब तक के सदस्य करेंगे? हैं, अनुभवी सदस्य हैं, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो बचे हुए 4 जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको मैं निलंबित करने की घोषणा करता हूं कि उन कार्यालयों को निलंबित किया जाए। चलिए ठीक, संतुष्ट हो गए मंत्री जी। ये कौन कौन से अधिकारी, उनका नाम ही बता दीजिए अगर पता है तो। सस्पेंड कर दिया ना, कार्रवाई कर दिया। बचे हुए जिले हैं जिनको आप सस्पेंड कर रहे हैं, कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से अधिकारी हैं? उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिला, वहां पर 11,36,34,730 रुपए की खरीदी की गई। मुंगेली जिला, जहां से माननीय सदस्य आते हैं, वहां पर 99,95,151 रुपए की खरीदी की गई। बस्तर जिला, वहां पर 20,47,48,480 रुपए की खरीदी की गई। बीजापुर जिला, वहां पर 53,64,759 रुपए की खरीदी की गई। और कोंडागांव जिले में 3,14,44,798 रुपए की खरीदी की गई। नाम पूछा है, उनका कुछ नाम तो होगा। जो भी महामना तत्कालीन की बात है, पता तो लगे ना। जो तत्कालीन रहे आप पिछले कार्यकाल के किसी को भी हवा में सस्पेंड कर रहे हो, नाम बताइए ना किसको सस्पेंड। मैं कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मगर आपका कोई भी प्रश्न आए तो उसके जांच दल करो, कोई भी प्रश्न आए तो विधायक का बनाओ, कोई भी प्रश्न आए तो सस्पेंड करो। किसको सस्पेंड कर रहे हो भाई? नाम तो बता दो। बता रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय, मुंगेली के जिला शिक्षा अधिकारी श्री PS एल्मा, अरे कलेक्टर को हम सस्पेंड कर रहे हैं। कलेक्टर है, कलेक्टर है। ये जानकारी वहां से आई। अरे बताइए, बन गए।
अरे कलेक्टर को बन गए। एल्मा कलेक्टर थे सर। अरे नहीं, वो तो एल्मा शिक्षा अधिकारी भी नहीं हो सकता क्या? अरे नहीं आप देख लीजिए, ये है झूठ का पुलिंदा, ये झूठ का पुलिंदा है। अग्रवाल जी, एल्मा नहीं लकमा बोल दूं क्या? अरे उसको लकमा बोल दूं क्या? मंत्री, माननीय मंत्री जी, आप जिसका नाम तक नहीं खोज पा रहे हो, उसको ये कैसे खोज लिए कि करोड़ों रुपए घपला किया है? कोई तो होगा आदमी। मैं नाम बता रहा हूँ ना आपको। तो एक नाम बताने में आप नहीं, दो नाम बता दिया, तीसरा भी बता। चलिए बताइए, कोई महंत है, बघेल है, कौन है, बताओ तो सही उसको। आप चाहते क्या, किसका नाम ले लें? हम चाहते हैं कि हमारा नाम वाला है क्या, नामधारी हो जो बदमाशी कर रहा जिला हो। शिक्षा अधिकारी श्री प्रमोद ठाकुर। बढ़िया। और जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा। ठीक है, चलिए संतुष्ट हो गए। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, मैं सोच रहा था कहीं महंत तो नहीं निकल रहा है। नहीं, उस समय तो जिला शिक्षा अधिकारी ये नहीं होते थे। उस समय जिला शिक्षा अधिकारी उधर बैठे हुए मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। इन्हीं के संरक्षण में हुआ है। हाँ, इन्हीं के संरक्षण में हुआ है। विधानसभा में इसको इस टाइप का वरिष्ठ मंत्री होकर जनता ने सस्पेंड किया, अधिकारी को मंत्री यहाँ से सस्पेंड कर रहे हैं। दादी, ठीक है, मैं पेपर कटिंग दिखा दूंगा। पेपर में लिखा है कि कितने लाख रुपया महीना आबकारी मंत्री को जाता था। देखिए इस तरह से तुम्हारा कटिंग है। माननीय अध्यक्ष 50 महोदय, लाख जाता था हर महीने। माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 लाख रुपया हर महीने आपके पास जाता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्राकर जी, अजय जी, आपके लिए बोल रहा हूँ। विधानसभा में किसी भी माननीय मंत्री के लिए इस प्रकार की बात मजाक में भी करना उचित नहीं। मजाक में नहीं, मैं पेपर रख देता हूँ पटल में। चलिए, आप अनुमति दे तो। नहीं, पेपर कटिंग का उल्लेख किया मैंने। जो आरोप लगाऊंगा तो लिख के लगाऊंगा। जो भी बोले आरोप लगभग जी, लूंगा। लगभग जी, मैंने तो पेपर में छपा है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हंसी मजाक में जिस बात को कहा उसको आप विलोपित कर दीजिए। परंतु एक सुनो तो, परंतु माननीय अध्यक्ष जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं इस मामले में क्योंकि जांच चल रही है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। वास्तविकता में 5 जिलों में, और सूरजपुर जिले के शिक्षा मंत्री कौन से जिले के थे, जरा आप ये बता दें। अरे भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ जिसको सस्पेंड करना है करिए। हमने किसी के लिए मना किया नहीं, अधिकारी के पक्ष में है नहीं। जिसने भी गलत काम किया हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे आबकारी का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे मुख्यमंत्री के विभाग का हो, जिसको करना है करिए। मगर आपको सरकार चलाने के लिए मिला है, 5 साल के गड्ढे खोदने के लिए नहीं मिले। गड्ढे हम नहीं खोद रहे, सुनिए ना, जवाब दे। हमारे पास भी है, और आपकी भी आंख खोल रहे हैं, आपकी भी आंख खोल रहे हैं। हमारे पास भी है। बच्चों के निवाले में डाका डालने का काम आप लोगों ने किया है। 36 करोड़ रुपए, छोटा मोटा काम नहीं है। देखिए आपकी 36 करोड़ रुपए, 36 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी बात पे आपको कहाँ आरोप कर रहा हूं? और इतना भर्राशाही हुआ है, अब ये तो लगेगा भर्राशाही हुआ है तो ऐसा करते हैं, बचाने का प्रयास किया, बचाए। कौशिक जी, 15 साल, एक मिनट, खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। 15 साल तक आपकी सरकार रही है, उसमें भी क्या क्या कहाँ गड्ढे, कितने भर्राशाही, उसी पे आ जाते हैं। आप 5 साल की चर्चा करो, हम 15 साल की करते हैं। अगर विधानसभा इसीलिए बना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, मेरे को इस पर आपत्ति है। किस बात की माननीय आपत्ति? अध्यक्ष महोदय, मैं ये बोल रहा हूं कि जिस बात को नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं कि 15 साल का चर्चा करो, मेरे को आप ये बताइए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में हम जो प्रश्न लगाएंगे, अभी कौन सी सरकार रही है, कौन सा विषय में हम प्रश्न लगाएंगे? मैं कहाँ बोल रहा हूँ? वही लगेगा जो
पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं माननीय नेता। नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। आप गलत बात बोल रहे थे। आपने 15 साल में क्या क्या किया है? आपने 15 साल में क्या किया है? 15 साल का विषय नहीं, हम जो प्रश्न लगाएंगे तो आप चिल्ला के नहीं बच सकते। 2-3 साल का लगाएंगे। आपने 15 साल का किया है, उसको ले ले। हमारी सरकार भी 4 साल की हो जाएगी तो भी लगेगा उनके खिलाफ में। कृपया बैठ जाए। नहीं, लेकिन आपत्ति है मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय कि 15 साल के आप लगाव करके तो हम तो प्रश्न वही लगाएंगे जो सरकार रही है, जो अनियमितता हुई है उसी अनियमितता को लगाएंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, कृपया करके इसको समाप्त करें। मैं समाप्त कर रहा हूँ, मगर आपको ये कह रहा हूँ ये सरकार 15 साल बनाम 5 साल के लिए नहीं बनी है। नहीं बनी, चलिए आपको सरकार चलाना है, विकास करिए। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। श्री आशाराम नेताम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय को बताने की कृपा करें कि कांकेर जिला के नरहरदेव आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2023 तक जी उसी को बता रहा हूं, जो डीएमएफ मद एवं विभागीय मद से क्या क्या कार्य कराए गए हैं। बैठ जाइए, फिर दूसरा प्रश्न करिए। आप 3 प्रश्न कर सकते हैं, पहला हुआ 2 और करिए। जो कांकेर में नरहरदेव आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय है उसमें डीएमएफ विभागीय मद और समग्र मद के वर्षवार जो है ये लगभग 6,96,19,122 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसमें से 5,26,98,607 रुपए खर्च किया गया है और ये जो खर्च किया गया है वो कक्ष के निर्माण जीर्णोद्धार में, टॉयलेट बनाने में, प्रयोगशाला बनाने में, पुस्तकालय बनाने में, खेल मैदान बनाने में एवं अन्य कार्यों में इस प्रकार से ये खर्च किया गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिंता जायज है कि एक एक स्कूल में इतना पैसा खर्च कर दिया गया जीर्णोद्धार में। इतने पैसे में नई स्कूल की बिल्डिंग बन सकती थी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक है। और कल भी हमने इस बात को कहा था कि जीर्णोद्धार में आपने इतना पैसा खर्च कर दिया। मैं नहीं चाहता कि हम पुरानी चीजों को खोदें, हर चीज की जांच करवाएं। अब जो पूर्व के प्रश्न में कलेक्टरों की अनुमति से हुआ तो हम नहीं चाहते, परंतु जो वास्तविक स्थिति माननीय मंत्री जी, माननीय नेताजी, एक स्कूल के जीर्णोद्धार में 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, क्या औचित्यपूर्ण है क्या? अभी मैं आ रहा था तो आपने जवाब दिया कि ये सब काम कलेक्टरों की अनुमति से हुआ है। हाँ। तो करो ना कलेक्टर पे कार्रवाई, क्यों नहीं करते आप? करेंगे ना, कलेक्टर पे करो, आईएएस पे करो, आईपीएस पे करो। आप बच्चे लोगों को मार रहे हो। कलेक्टर को आदेश केंद्र ने आदेश कोई नहीं दिया था कि प्रभारी मंत्री लोग को हटा के कलेक्टर और आपकी हिम्मत है ठीक है करो। आपके जनरल के आदेश के कारण कलेक्टरों ने काम किया है। अरे भाई, प्रश्न आशाराम जी का है, आप उनको जवाब दीजिए, इधर जवाब देने की जरूरत नहीं है। कृपया आप बैठिए, आपके संदर्भ का प्रश्न ही नहीं है। चलिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि डीएमएफ के पैसे का और समग्र शिक्षा के पैसे का 5-5 करोड़ रुपए से ज्यादा एक एक स्कूलों में खर्च कर दिए गए। बच्चों के अपग्रेडेशन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए जिन पैसों को खर्च किया जाना था वो खाली निर्माण कामों में खर्च कर दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया, जानकारी मांगी, क्योंकि जानकारी भी देने के लिए तैयार नहीं है अधिकारी कि कितना पैसा खर्च हुआ। अब ये सरकार बदलने के बाद में जानकारी आ रही है कि इतना पैसा एक एक स्कूल में खर्च कर दिया गया। इस पूरे विषय पे क्या कोई श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं? आपका निर्देश है, मैं इस निर्देश के आधार पर कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूलें उत्कृष्ट विद्यालय बनाई गई, उन विद्यालयों में जो खर्च किया गया है इसकी पूरी जांच करवाकर हम अगले सत्र तक यहाँ पर विधानसभा के पटल पर श्वेत पत्र जारी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया।
धन्यवाद विधायक जी, आप बहुत अच्छा जवाब आ गया, इसके बाद बचता नहीं कुछ। अध्यक्ष महोदय, उसमें इसमें प्रश्न है, इसमें निवेदन है, एक निवेदन आपका जिले का तो नहीं है? जिले का नहीं है, लेकिन आत्मानंद स्कूल का भर्ती का है। माननीय जी से मैं आग्रह चाहता हूँ कि अब अलग से पूछ लीजिए जी, ये संदर्भ नहीं है। सुशांत शुक्ला जी। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में सदस्य के रूप में मेरा पहला प्रश्न है और विषय बहुत गंभीर है कि छत्तीसगढ़ में कैंसर संस्थानों की जो केंद्र सरकार ने स्थापना की व्यवस्था 2018 में दी थी, उससे जुड़ा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना बिलासपुर जिले में की जा रही है? यदि हाँ, तो इस हेतु कहां पर कितनी भूमि आरक्षित / अधिग्रहित की गई है? संस्थान कब और किस योजना के तहत स्वीकृत किया गया है? योजना की कुल लागत कितनी है? कितनी राशि निर्माण कार्य, उपकरण खरीदी तथा अन्य में व्यय किया जाना है? निर्माण हेतु अब तक क्या क्या कार्रवाई की जा चुकी है? प्रश्नांक ख के तहत क के प्रस्तावित निर्माण में केंद्रांश और राज्यांश में कितना कितना है? हो गया? जी जी जी। आप पहली बार आए हैं मगर प्रश्न बहुत लंबा कर रहे हैं। एक प्रश्न करके बैठ जाइए, फिर दूसरा करिए, फिर बैठ जाइए, फिर तीसरा प्रश्न करिए, उसका जवाब आने दीजिए, सुनिए और उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा प्रश्न करिए और जरूरत होगी तो चौथा का भी मैं अवसर दूंगा। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आज मंत्री के रूप में पहला प्रश्न का है और मैं दोनों का पहला है, जवाब दे रहा हूँ। क्या बात, बढ़िया जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य की दिशा में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना बिलासपुर में जो हो रही है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा है। तो बिलासपुर जिले के कोनी पटवारी हल्का नंबर के सरकंडा में 1.849 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। इस संस्थान के लिए वर्ष 2018 में केंद्र प्रवर्तित योजना स्ट्रेंथिंग ऑफ टर्सरी केयर फॉर कैंसर स्कीम ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक NPCDCS के तहत स्वीकृत किया गया है। योजना की कुल लागत 115 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिसमें उपकरण क्रय हेतु 80 करोड़ 70 लाख रुपए, भवन निर्माण कार्य हेतु 34 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय किया जाना है। भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन से कुल 34 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। निर्माण एजेंसी CGMSC द्वारा निविदा पूर्ण कर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में भूतल से छत स्तर पर कार्य प्रगतिरत है। दूसरा का भी जवाब दे दूं अध्यक्ष? बस हो गया, दूसरा बस पूछ लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तावित निर्माण में केंद्रांश एवं राज्यांश कितना कितना है? कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? निर्माण कार्य किस एजेंसी द्वारा दिया गया है? केंद्रांश और राज्यांश बता दीजिए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित निर्माण कार्य में केंद्रांश 60% व राज्यांश 40% रुपए व्यय किया गया है। इसके लिए केंद्र से 69 करोड़ 12 लाख रुपए व राज्य से 46 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 22-23 में निर्माण एजेंसी को 20 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। निर्माण कार्य CGMSC लिमिटेड रायपुर को दिया गया है और निर्माण कार्य लगभग 30% पूर्ण हो चुका है। चलिए तीसरा प्रश्न। कैंसर संस्थान बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, ये कब तक प्रारंभ किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो समय सीमा कार्य की बताया जाना संभव नहीं है, परंतु फिर भी माननीय सदस्य की जिज्ञासा है तो इसमें टेंडर के अनुसार पूर्णता दिनांक 5/1/2025 तक की है और कोशिश ये रहेगी समय सीमा में पूर्ण हो और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को एक नया कैंसर संस्थान प्राप्त हो सके। और कोई प्रश्न? हाँ, उनका हो जाए फिर आपको देता हूँ। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया समय सीमा बताया जाना विषय नहीं है, क्योंकि मेरे आपके माध्यम से प्रश्न मंत्री जी की तरफ है कि संबंधित निविदा चूंकि दूषित हो गई थी पूर्ववर्ती व्यवस्था में प्रशासनिक कारण से, तो उसकी व्यवस्था के क्या सुधारते हुए आने वाले समय में सुनिश्चितता के आधार पर जो नियम के तहत तय हुआ है समय सीमा, उसमें यह कैंसर संस्थान पूर्णता को प्राप्त करेगा? बताइए। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, भविष्य में जो भी इसमें होंगे उसको पूर्ण करेंगे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिलासपुर जिले में कैंसर का अस्पताल बनना है और इसके लिए हम सब चिंतित भी हैं कि ये बनना भी चाहिए। माननीय मंत्री जी, आपने उपकरण क्रय हेतु 80.70 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, तो इसके संबंध में मुझे ये जानना है कि क्या ये उपकरण खरीदी भवन बनने के पहले इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या? और सुन लीजिए, बस एक बार में ही पूछ लेता हूँ। और दूसरा, आप अपने दौरे में आप सब मेडिकल कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, बहुत अच्छा है आपका प्रयास। मैं भी आपके संग सिम्स गया था। तो ये कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पर बन रहा है, वहाँ के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके इसकी समीक्षा बिलासपुर में करके इस गति को, काम की गति को प्रदान करने का कष्ट करेंगे क्या? और ये बताएंगे कि ये जो 80 करोड़ रुपया जो पैसा मंजूर हुआ है, उसमें कैंसर के इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी लगते हैं, दवाई के उपकरण, तो ये आप खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं क्या? और नहीं किए हैं तो कब तक के होगा, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा चिंता व्यक्त की है। अगला प्रवास में जब भी बिलासपुर जाना होगा, समय से पहले उस क्षेत्र के माननीय विधायकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके किस प्रकार से हम जल्द से जल्द कैंसर संस्थान प्रारंभ कर सकते हैं, उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही सामग्री क्रय हेतु इन्होंने विषय रखा है, उसमें CGMSC के द्वारा 5 उपकरणों को क्रय करने संबंध में निविदा की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। अगर आप बोलें तो उपकरण का नाम भी बता दें। अरे, आप उपकरण का नाम बताएंगे तो मेरे पिताजी भी नहीं समझेंगे। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप हाई लेवल मीटिंग करके संबंधित सभी अफसरों से उपकरण की खरीदी के लिए भी प्रयास तेज करिए, मीटिंग करके सुनिश्चित करिए कि सामान की खरीदी प्रक्रिया जटिल है। और आप एक बार वहां जाके समीक्षा तो कर लीजिए मंत्री जी। नहीं, वो तैयार हैं, वो तैयार हैं, आपको भी बुला लेंगे। चलिए जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता ही हूँ। ठीक है, राम कुमार यादव। प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था, उससे पहले वरिष्ठ सदस्य रोक दिए थे। आपका और कोई प्रश्न है जो बाकी है वो कब तक हो जाएगा, इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी बताइए। हमने प्रक्रिया पूरी कर दी है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि चूंकि ये सामान खरीदने में टाइम लगता है, कुछ सामान विदेश से भी उपकरण आते हैं। ये बड़ा संस्थान है, हमने प्रक्रिया चालू कर दी। पूछने का आशय ही यही है माननीय मंत्री जी, रुपया की घोषणा आपने कर दी है, रुपया है तो प्रक्रिया में टाइम लगेगा, विदेश से आएगा तो फिर जानते हैं आप, बहुत धीरे धीरे काम चलता है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक तरफ बिल्डिंग बने तो दूसरी तरफ मशीनों की खरीदी का भी काम करें, और आप समीक्षा करेंगे। आपके जाने से विभाग में गति मिलेगी और काम आगे बढ़ेगा। बिलासपुर को सिर्फ कैंसर अस्पताल चाहिए और आप उसको देने के लिए प्रयास करिए, यही इस प्रश्न के माध्यम से सुझाव है। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी क्या ये बताना चाहेंगे कि क्या इसी स्थापना के साथ मनेंद्रगढ़ में स्वीकृत कैंसर रिसर्च सेंटर को भी पुनः स्वीकृत कर प्रारंभ करेंगे क्या, और कब तक स्वीकृत करेंगे? मनेंद्रगढ़ कहाँ से आ गया? इसमें इसी के साथ संलग्न है। चलिए, माननीय अध्यक्ष पहले स्वीकृत हुआ था सर। चलिए, जवाब पहले नहीं, मैं भी निवेदन कर देता हूँ किसान के प्रश्न पे। मनेंद्रगढ़ में पहले कैंसर हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत हुआ था, रिसर्च सेंटर के लिए, वो काम हुआ नहीं है, उसको भी आप जरा बढ़ा दीजिए, उसको भी जरा चिंता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 में केंद्र सरकार से राज्य कैंसर संस्थान हेतु एक बिलासपुर में और मनेंद्रगढ़ में एक टर्सरी केंद्र हेतु प्रस्तावित था, परंतु पिछले 5 सालों में वो डेड फाइल हो गया ऐसा लगता है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में मनेंद्रगढ़ में कैंसर टर्सरी खोलेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात। राम कुमार यादव जी। राम कुमार यादव। विक्रम मंडावी जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न किया था कि 2020-21 से 24 तक की जो बीजापुर जिले के अंदर में स्वास्थ्य विभाग में कितने निर्माण कार्य स्वीकृति हुई थी, उन्होंने सूची उपलब्ध कराया है। लेकिन माननीय मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि ये कितने इस कामों में कितने पूर्ण है और कितने अपूर्ण, इसकी जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूरे चंदरपुर विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बीजापुर बीजापुर में
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक विधायक जी अपना प्रश्न क्रमांक बता दीजिए माननीय मंत्री जी को। जी, प्रश्न क्रमांक 6, 775। प्रश्न क्रमांक 6। एक आराम से निकाल लीजिए, कोई बहुत जल्दी नहीं। आप बिल्कुल टेंशन में मत रहिए, आराम से पत्ता पलटिए, अभी आधा घंटा टाइम है, समय है। वैसे भी बीजापुर में जो आराम से करिए, आप जवाब अच्छा दे रहे हैं, ऐसे ही जवाब दीजिए। इसमें और 2 मिनट और लगता है तो निकाल लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। आप बढ़िया जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए आप। इसमें मेरे ख्याल से माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच का और सस्पेंड करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए उस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं है। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आधा काम तो नेता प्रतिपक्ष ने कर दिया। महन जी, एक मिनट, आप तो इधर थे आदरणीय, इस सत्ता के लालीपाप में आप कहीं थे नहीं, आप बार बार खड़े होकर सस्पेंड कर रहे हैं। मेरे को लगता है इनको सबको निपटवा दोगे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2020-21 से 23-24 के अंतर्गत इन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी है, उस पर विस्तृत जानकारी पुस्तक में दे दिया गया है, परंतु ये कार्यों की स्थिति पूछे हैं, अभी तक एक भी कार्य पूर्ण नहीं है, पूरे 77 कार्य पूर्ण हैं। मैंने ये पूछा था मंत्री जी कि कितने पूर्ण है और अपूर्ण है। वर्तमान में वहां पे बहुत सारे काम अभी भी अपूर्ण है, पूरा अपूर्ण है। पूर्ण कार्य एक भी नहीं है, 0 है। मंत्री जी बता रहे हैं कि एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। आगे प्रश्न करिए आप। 24 कार्य प्रगतिरत हैं और आगे बढ़िए। सरकार थी 5 साल में एक भी काम पूरा नहीं करवा पाए। जिस सरकार थी, लेकिन अभी आपकी सरकार है तो हम चाहते हैं कि तब तक पूर्ण होगा, ऐसा बताइए। पूरा नहीं हुआ सरकार अभी आपकी है तो तब तक पूर्ण होने की संभावना है। अगला प्रश्न करिए, अगला प्रश्न करिए, अगला प्रश्न। मैंने वही कहा, तब तक पूर्ण हो जाएगा, सब कुछ आश्वासन। कब तक पूर्ण होगा बता दीजिए। उसकी निश्चित समय सीमा बता पाना कठिन है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चरण महान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सादा प्रश्न है। मैं इस सदन के सबसे वरिष्ठ एवं विद्वान मंत्री से प्रश्न पूछ रहा हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहिए। और हमेशा रहेगा। मैं माननीय कौशिक जी, माननीय चंद्राकर जी, माननीय धर्मजीत सिंह जैसे मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि अपना पूरक प्रश्न भी इसमें पूछें और उसमें मुझे संरक्षण। ये आग्रह आप लोगों से है, पूरक पूछिए। पूछना है, पूरक पूछने को बोल रहे हैं सर। हाँ, पूछने का आग्रह हो रहा है। आग्रह हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी भी संरक्षण मांग रहे तो इधर से मांग रहे। बिल्कुल, इस पे उधर की ये प्रश्न देख लीजिए। मतलब उधर की स्थिति नहीं है कि समर्थन देंगे वो लोग। आप प्रश्न पर देख लीजिए। 7वां मेरा प्रश्न है, प्रदेश में जो मोटल, होटल और रिसॉर्ट बनाए गए थे आदरणीय पूर्व मंत्री जी के जमाने में, वो उसकी संख्या थी 42 होटल, मोटल, क्या क्या गोटल आप लोग बनाए थे और उस पर 150 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ था। जमीन सरकार ने दी थी। आज वो 42 होटल कहाँ हैं मुझे बता दीजिए, कितने चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। उस 42 में से 18 का संचालन छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास निगम कर रहा है। 14 को संचालन के लिए उसको अनुबंध के कर उसको लीज पर दिया गया है और बाकी जो है उनको लीज पर देने की कार्रवाई हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने 42 केंद्र का नाम बताया था और जो जानकारी यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं सिर्फ 24 का करा रहे हैं कि 24 जो केंद्र है उसमें काम अभी शुरू हुआ है, उसको रीटेंडर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। ये 24 कहाँ है
जमीन पर हैं, जमीन से ऊपर हैं कि ऊपर चले गए हो, ये बता दीजिए। कुछ जमीन पर है, कुछ आधे जमीन पर है, ऊपर एक भी नहीं गया। मतलब उस 24 को बिल्कुल साफ हो गया है। ये उस श्रेणी में नहीं आता जिसमें आप लोग प्रश्न करना चाहते हैं। इसमें कोई आदमी सस्पेंड नहीं होगा, इसमें मंत्री सस्पेंड नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो आप लोग? ऐसा नहीं है प्रभु। जिनको लीज पर दिया गया है उसमें से कुल कितनी राशि वसूली हो गई है बता सकते हैं? जिन बचे खुचे होटलों को, मोटलों को आपने लीज पे अब दी है, कितनी राशि मिली है आपको? मेरा तो पॉइंटेड प्रश्न है, इसमें सस्पेंशन की जरूरत नहीं है। लगभग 2,42,00,000 रुपए की राशि मिली। अब इनका बता दीजिए कि इन बचे हुए 42 का भविष्य में क्या उपयोग होगा, या वर्तमान जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका भविष्य कितने दिन का है? उसका भविष्य है कि आने वाले 2 सालों के अंतर्गत में जितने भी निर्माण हुए हैं सभी निर्माणों को हम लीज पर देकर या पर्यटन विकास निगम उसको प्रारंभ कर देगा। पर्यटन विकास निगम तो मेरे पीछे बैठा हुआ है, मेरे पीछे बैठा हुआ है पर्यटन विकास निगम। अब तक करना होता तो वो कर दिए होते, और आपके पास भी पर्याप्त समय थे 15 साल के। तो 15 साल पर 5 साल 20 साल में नहीं हो पाया, तो आने वाले समय में क्या होगा? अगर वो दान योग्य है तो किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। चरणदास जी, आप दोनों सरकार से परेशान हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, 15 साल में नहीं हो पाया, 5 साल में नहीं हो पाया, तो मैं कह रहा हूँ किसी ब्राह्मण को खोज के दान कर दीजिए ना, जीरो करिए उसको मामले। चलिए जवाब दीजिए। उन्हीं दे दीजिए, उनके संरक्षण में दे दीजिए। क्या है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सरकारी संपत्तियों को दान करने का अधिकार मंत्रियों को नहीं है। अब तो है, मेरी स्वयं की होती तो मैं कर देता परंतु आपको इस बात का कि जब 10 साल पर्यटन मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला तो पर्यटन को देश और दुनिया के नक्शे पर हमने लाया था। आप ये भी जानते हैं कि हमने राजिम कुंभ के माध्यम से पूरे देश में पहचान बनाई थी, परंतु आप लोगों ने 5 साल में उसको समाप्त कर दिया। हम पुनः छत्तीसगढ़ के पर्यटन को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे। अगले 2 सालों में आपको दिखाई देने लगेगा कि छत्तीसगढ़ के पहले तो लोग जतमई को नहीं जानते थे, पहले घटा रानी को नहीं जानते थे, पहले मैनपाट को नहीं जानते थे। ये 10 सालों में हमारे कामों के कारण ही, 15 सालों के कामों के कारण ही लोग जानने लगे। आदरणीय मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। 42 ऐसे होटल बना दिए जहां आज तक कोई नहीं रहता। 42 ऐसे मोटल बन गए आपके जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। 42 ऐसे होटल बना दिए शून्य में जहां लोग रखने और उसको फिर से लीज में लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसको भी तो देखिए, आपने पर्यटन को देश नहीं विदेश में पहुंचा दिया। आप मेरी ओर से कुछ पूरक करना चाहेंगे तो कर लीजिए। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं तो निवेदन किया हूँ। अब इनके मुंह क्यों बंद हो गए? चंद्राकर जी के, कौशिक जी के मुंह क्यों बंद हो रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न कोई ऐसा नहीं है कोई दुर्भावना से पूछा गया प्रश्न हो। प्रश्न जनहित का है और इसलिए है क्योंकि बहुत से मोटल, रिसोर्ट वगैरह सब बने हुए हैं, पर वो संचालन कौन करे, कैसे होगा, नहीं होगा, तो नहीं होने के कारण वो कबाड़ की स्थिति की तरफ बढ़ तो रहा है। तो मैं मंत्री जी से तो ये पहला निवेदन ये करूँगा कि पहले आप सरकार के जिला के कलेक्टरों को आप ये निर्देश कर दें कि वो अपने संसाधन से वहाँ पर साफ सफाई करके उसकी व्यवस्था कम से कम ठीक करें। जैसे सरगांव का रिसोर्ट बिल्कुल बहुत अच्छी जगह में है, लेकिन वो साफ सफाई नहीं होने के कारण बहुत तकलीफें हैं। लेकिन आपका चिल्फी का जो रिसोर्ट है, क्या बैगा रिसोर्ट, सरोधा दादर, बेहतरीन है। आप सरोधा दादर में जाकर रुकिए, वुडन कॉटेज है, बहुत अच्छा है। उसमें एमएलए को 50% छूट भी है। वहाँ लोग फैमिली के सहित रुकते हैं, उसका व्यू बहुत ब्यूटीफुल है।
मैंने आपको कुल्लू मनाली में आ गए हैं ऐसा लगेगा। गंगरेल ले जाएंगे तो नेताजी को। और मेरा मतलब ये है, अगर उसमें कई बार क्या होता है कि टूरिस्ट आते हैं, उनको कई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जैसे बियर बार की सुविधा। बियर बार की, अरे मैं ठीक बोल रहा हूँ, टूरिस्ट का जब है तो बियर बार उसमें कंपलसरी है। अरे आखिर होटलों में बियर बार है कि नहीं? तो कुछ ऐसे हिल स्टेशन टाइप के उसमें बियर बार और होटल का भी प्रावधान कराएं। और फिलहाल अगर माननीय मंत्री जी, सलाह मैं ये दे रहा हूं कि अगर किसी गांव में कोई कुछ भी नहीं ले रहा है तो वहां की महिला मंडल को दे दो, कम से कम भात दाल रसोई घर चला करके जो रास्ते में खाने पीने वाले हैं उनको दें और साफ सफाई का व्यवस्था कर ले। चलिए, और आप प्रक्रिया पूरा कर लीजिए। प्रश्न गंभीर है, प्रश्न में दम है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है सर, एक मिनट बता दूं, एक मिनट सर, उत्तराखंड में इससे भी छोटा छोटा टीन वाला रहता है गढ़वाल और कुमायूं एरिया में, लेकिन वहां पर फुल रहता है। तो थोड़ा सिस्टम के लिए आपसे आग्रह है कि आप तो कह ही दिए हैं, लेकिन उसमें कर लीजिए। और बियर बार का भी अगर किसी बड़े जगह में प्रावधान हो तो उस पर भी विचार करिए। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक विषय और कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जिन स्थानों पे ये सरकारी होटल मोटल होते हैं, उनके मुकाबले जो प्राइवेट सेक्टर के होटल वो सरवाइव कर जाते हैं, सरकारी क्यों नहीं कर पाते? इस पे एक बार समीक्षात्मक रूप से विचार करते हुए ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं, यह आग्रह है। चलिए उत्तर आ जाए। अध्यक्ष जी, शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये भजन के फॉर्म में या गीत के फॉर्म में उनको कोई प्रोत्साहन बताइए, दीजिए, ताकि वो जल्दी से कुछ पर्यटन के विकास के साथ साथ होटल का भी विकास कर सकें। अध्यक्ष जी, किसी का कुछ नहीं। पहले तो मैं इस सदन को, आप छत्तीसगढ़ की तुलना राजस्थान से, उत्तराखंड से या हिमाचल से या केरल से नहीं कर सकते। जरा छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को हमको कमाई का साधन मानने की बजाय छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने का माध्यम मानना चाहिए। अगर ये टूरिज्म मोटल नहीं बनते तो शायद आज जो सुविधा मिल रही है वो भी नहीं मिलती। और इसलिए छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को हमको आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं देनी पड़ेगी, लोगों को सब्सिडी देनी पड़ेगी, लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा। हमारी तो ये भी योजना है कि अगर हम लोकल कोई हवाई जहाज चलाते हैं तो 50% उस हवाई जहाज वाले को हम सब्सिडी दें कि अगर 4 यात्री से कम होंगे तो 10 यात्री का पैसा हम देंगे। तो ये जो सोच है कि हमने 50 करोड़ खर्चा किया तो 100 करोड़ आय होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में आपको 1000, 2000, 10,000 करोड़ रुपए पर्यटन के क्षेत्र में खर्च करने पड़ेंगे। और जब 10,000 करोड़ खर्च हो जाएगा और पूरे देश में आपका नाम होगा, तब यहाँ पर्यटक आएंगे, तब आपकी इनकम होगी। और एक पर्यटक जो है वो 8 लोगों को रोजगार देता है। इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट जरूरी नहीं है, आपको जीएसटी मिलता है, आपको इनकम टैक्स मिलता है। जो ये हमारी सोच है ना, उसी सोच ने, मैं ये आपको कहता हूं, हमारी सरकार के समय भी, आपकी सरकार के समय भी टूरिज्म को हमने पैसा कमाने का साधन मान लिया और इसलिए उसको डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दिया और उसके कारण आज ये स्थिति है। टूरिज्म के बारे में हम जब तक ऐसी नीति नहीं बनाएंगे कि लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसलिए हमने प्राइवेट लोगों को लाना शुरू किया। और प्राइवेट लोग जब से आना शुरू हुए हैं तो हमारा खर्चा कम हुआ है और उन्होंने डेवलप करना शुरू किया है। आने वाले समय में हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को एक पहचान दे सके, ये हमारी योजना है। और आने वाले 3 महीनों में आपको जो नई पर्यटन नीति है वो भी आपको यहाँ पर माननीय संतुष्ट हैं आप? तो बस समाप्त करिए। मैं संतुष्ट हूँ। एक सुझाव देना चाहता हूँ। चलिए सुझाव दीजिए। माननीय मंत्री जी, आप विद्वान हैं, आपने पर्यटन को खूब देश विदेश तक फैलाया, कहीं कुछ नहीं कहना है मुझे। मेरा एक सुझाव है, अगर पर्यटन नीति बना रहे हैं तो ये 42 के 42 में से 24 तो ठीक ठाक है, एक बस सर्किट बनाइए और उस बस सर्किट में यात्रियों को दिखाइए, जिनको जाना हो बस्तर जाए, कोंडागांव जाए, आपके कबीर धाम में रुकें, एक दिन का प्रोग्राम बनाते जाइए, दर्शन कराइए, तो ये जिंदा भी हो जाएगा, आपका मोटल भी चलेगा, होटल भी चलेगा। और जिसकी चिंता भैया को है, धर्मजीत को, उसको ये कह दीजिए जिसको पीना है घर से ले जाएं, वहाँ आप बियर बार मत दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। सर
तो घर से ले जाए बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो वो पुलिस वाले पकड़ लेंगे ना सर। चलिए, बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत प्रश्न हो गया। चलिए एक छोटा प्रश्न करिए। एक चिंता और माननीय मंत्री जी को करनी चाहिए इस विषय पे। सरकार, इस पिछले सरकार में बिना अनुमति के, बिना राज्य शासन के कई जगह ओयो सेंटर का संचालन किया जा रहा था। कोई ऐसा भी चीज बिना राज्य शासन के अनुमति के चल रहा था पिछले शासन कार्यकाल में, तो इसकी चिंता करना भी आवश्यक है कि कोई भी बिना अनुमति के अगर ये चल रहा था तो उस पर रोक लगाने का भी काम करना पड़ेगा। ओयो सेंटर, जितने पर्यटन स्थल है, जितने हमने सजा के दिया था हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में, आदरणीय नेताजी, 5 साल में, पिछले 5 साल में पूरे गंदगी मचाने का काम किया गया है, कबाड़ करने का काम किया गया है और इल्लीगल काम उस सभी पर्यटन स्थल में पिछले 5 साल में हुए हैं। तो ये ओयो सेंटर किसके माध्यम से चलाए जा रहे थे सभी पर्यटन स्थलों, ये भी जांच का विषय है। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओयो सेंटर को लेकर आप गंभीरता से जो है इसकी जांच करने की आवश्यकता है और इस सरकार में ऐसा कोई भी ओयो सेंटर संचालित ना हो, इसके लिए भी जो है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बोलिए आप। माननीय पर्यटन मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो मॉडल्स बनाए थे अपने कार्यकाल में, मॉडल्स के कई लोकेशंस ऐसे थे जहां पर अभी भी कोई भी टूरिस्ट नहीं जाएगा। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमारे पास 4 नेशनल पार्क्स हैं, हमारे पास 6 बड़े वाटर बॉडीज हैं। पर पिछले 20 सालों में जब से छत्तीसगढ़ बना है, पर्यटन को हमेशा 2म दर्जे में रखा गया है। आपकी सोच और पर्यटन को बढ़ावा देने की सोच बहुत अच्छी है आदरणीय मंत्री महोदय। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या भविष्य में, क्योंकि जब तक प्राइवेट प्लेयर्स पर्यटन में नहीं आएंगे, पर्यटन उद्योग में, हम पर्यटन को आगे बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आगे की कोई पर्यटन नीति में हम क्या प्राइवेट प्लेयर्स को उन जगहों पर जगह देंगे सब्सिडाइज रेट पर, जहां पर वो अपने होटल्स मोटल्स को डेवलप कर सके ताकि आने वाले टूरिस्ट को फायदा हो सके। हमारा लैंडलॉक स्टेट है, हम 7 राज्यों से घिरे हुए हैं, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आपके पर्यटन मंत्री के कार्यकाल में इसे आगे बढ़ाया, जिस तरीके से हमारे कार्यकाल में पर्यटन नीति बनी, चलिए बढ़ाएंगे क्या, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, पर उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, जवाब दे दीजिए एक लाइन में। निश्चित रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का, माननीय हमारे पूर्व पर्यटन मंडल के अध्यक्ष जी का, माननीय धर्मजीत जी का, माननीय हमारे भिलाई के विधायक जी का, माननीय अनुज शर्मा जी का, सबके अच्छे सुझाव हैं और हम नई पर्यटन नीति में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश हमारी होगी। इस बात का मैं पूरे बहुत अजय चंद्राकर जी, बढ़िया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा जो मुख खुलता है ना, शासन चलाने की भूपेश डॉक्ट्रिन में खुलता है, छोटे मोटे डॉक्ट्रिन में मैं बातें नहीं करता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अगले प्रश्न में आप पूछ रहे हैं क्या? हाँ, अगला प्रश्न मैंने मेरा पूरक प्रश्न पूछने का निवेदन किया था, वो तो उनको भी कहा था पूरक प्रश्न मेरा नाम पुकार दिया ना। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, मूर्ति बनाने से जिसका कोई दूर दूर का संबंध नहीं है, उसको राम वनगमन पथ की मूर्ति बनाने ठेका मिला मेरे कंसल्टेंसी का। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, ये है मतलब डॉक्ट्रिन शासन चलाने की जिसमें मेरा मुंह खुलता है जोरदार। यही बौद्ध घाट परियोजना बना रही थी और यही मूर्ति लगा रही है, समझ रहे हैं आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी? आपने उत्तर दिया है कि ड्राइंग डिजाइन एसओआर स्वरूप अनुबंधित एजेंसी टीसीआईएल और वापकॉस द्वारा तैयार किए गए। तो मूर्ति लगाने के ड्राइंग डिजाइन और एसओआर विशेष रूप से क्या थे? ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मंत्री जी से? अध्यक्ष के माध्यम से मंत्री जी आपका भी अवसर नहीं है, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया इसलिए बैठिए। कि इनकी आदत इतनी खराब है, कभी चेयर की ओर बातें नहीं करते, न चेहरा रखते। कर रहा हूं भैया, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी से। चलिए ब्रिजमोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, टीसीआईएल और जो वेबकॉस है उसको योजना बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनको दिया गया था और साथ में उन्हीं को कि हमें ये काम करवाना है और इन कामों के लिए
आप जो बेस्ट वास्तुकार हो सकते हैं, बेस्ट मूर्तिकार हो सकते हैं, उनको आप अनुबंधित करिए और उनके माध्यम से बनवाइए, ऐसी उसमें प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक, मैंने पूछा है बहुत स्पेसिफिक माननीय मंत्री जी से, आपने उत्तर भी दिया है कि DPR ड्राइंग डिजाइन तैयार की गई। तो मूर्ति बनाने के लिए SOR और डिजाइन क्या थी? ड्राइंग, क्योंकि कई मूर्ति ऐसी है जो राम भगवान की मूर्ति से नहीं लगती भाई, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा इस बात को कि SOR क्या था, कौन सा दर पे उन्होंने मूर्ति बनाई। अभी रामलला की मूर्ति लगी, 3 लोगों ने टेंडर भरा, 3 लोगों ने बना के दिया, इतने साल चलेगा, इतनी उसकी आयु होगी, इस पत्थर से बनेगा, सारा कुछ उसमें निर्धारित था। तो आप कम से कम मुझे ड्राइंग और SOR किस आधार पर निर्धारित किया, वो बना कौन से SOR और कौन से ड्राइंग में, यह बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसका DPR TCIL ने और वेबकॉस ने तैयार किया और वेबकॉस ने तैयार कर उसको शासन ने बता दिया कि इतने स्थानों पर मूर्ति लगाना है, इतने स्थानों पर डेवलपमेंट करना है और उसके लिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर करिए, क्योंकि इसमें इन दोनों कंपनियों को ही पूरा अधिकार दिया गया था। ड्राइंग डिजाइन भी उन्हें ही बनानी है, टेंडर भी उन्हें ही करना है, अलॉटमेंट भी उन्हें ही करना है। खाली उसके लिए उनकी कंसल्टेंसी फीस और जो उसके कॉन्ट्रैक्टर होंगे जो निर्माण करेंगे उसका पैसा दिया जाएगा, उसको पेमेंट करेंगे और उसका हिसाब देंगे। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप परिशिष्ट देख लें। SOR जानना जरूरी इसलिए है कि हर मूर्तियों की रेट अलग अलग है, तो उसका SOR जानना पड़ेगा कि कौन से पत्थर से बनाए, कौन से लागत से बनाए, उसके डिटेल पे तो होगा, बताना चाहिए उनको। कहीं पे 7 लाख में, 9 लाख में मूर्ति बनी है, कहीं पे 4.5 लाख में बनी है, कहीं पे 34 लाख में बनी है, कहीं पे 70 लाख में बनी है, कहीं पे 69 लाख में बनी है। तो कितनी हाइट का है, शासन के पास जमा तो उसका SOR होगा। शासन कितनी हाइट के बनेगी, कौन से मुख मुद्रा होगी, कौन से मुद्रा होगी, किसमें बनेगा, कि वो कुछ भी महात्मा गांधी फोटो को हटाक लगा दिया, ये तो आपको बताना चाहिए कि क्या SOR है, किस आधार पर, क्योंकि आप देखिए दर अलग अलग है सबके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी भी मंत्री रहे हैं। बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो नॉन SOR के होते हैं और नॉन SOR के जो आइटम होते हैं उसमें जिसको ये काम दिया गया उन्हीं के द्वारा तय किया गया कि कैसी डिजाइन होगी, कैसी मूर्ति होगी। आपने उत्तर में दिया है माननीय महोदय कि SOR TCIL और वेबकॉस ने तय किया है करके, तो SOR की जानकारी तो शासन के पास होनी चाहिए। अच्छा चलिए, दूसरी बात, आपने इसमें टिप में लिखा है कि डॉक्टर राम अवतार जी शर्मा और हेमू यदु के किताब से इसका चयन किया गया राम वनगमन पथ का। आप टेबल करेंगे क्या कि वो चंपारण और चंदखुरी में राम भगवान गए थे, टेबल करेंगे क्या उसकी रिपोर्ट? जो चंपारण में काम है वो मूल हमारे योजना में नहीं था, उसको माननीय मुख्यमंत्री साहब आपकी मर्जी में कैसे चलेगा? कहीं पे राम भगवान ने कहा आपको इतिहास से छेड़छाड़ करने की अनुमति किसने दे दी? माइथोलॉजी छेड़छाड़ करने की अनुमति किसने दे दी आपको? आप टेबल करेंगे क्या इसको? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कोई भी आदमी छेड़छाड़ करे वो आप उसको स्वीकार कर लेंगे, मुख्यमंत्री कोई भी रहे हो। आप टेबल करेंगे क्या दोनों शोध को कि चंदखुरी और क्या बोलते हैं चंपारण हो गए थे, आप टेबल करेंगे क्या रिपोर्ट को, ताकि प्रदेश की पूरी जनता जाने ना संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे कोई भी रहे। आपकी जो चिंता है उस चिंता से मैं भी वाकिफ हूं। मैं आपको इस जानकारी में कि जो चंपारण है, चंपारण को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राम वनगमन पथ में जोड़ा गया था। मैं कह रहा हूं, सुनिए साहब, ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है, किताब में भी नहीं। मैं यदि कह रहा हूं ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे निर्देश पे आप अध्यक्ष निर्देश पे कहीं पर भी प्रतिमा आप लगा देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो आप काम करवाए हैं वो कौन कौन से मद से करवाए हैं, आप जानकारी दे सकते हैं क्या? और उसका एक आध जगह वेरिफिकेशन आप सोशल ऑडिट करवाएंगे क्या? आपके मैं भी चलूंगा, आप भी चले। जो काम उन लोगों ने किया है, चंदखुरी सोशल ऑडिट करवा लें, शिवरी नारायण का सोशल ऑडिट करवा लें, विधायक की समिति सोशल ऑडिट करवा लें। समय बहुत कम है, जरा जोर से उत्तर प्रश्न पूछिए, समय खत्म हो रहा है। अरे आप तो इतिहास बनाते हो, जहां गए नहीं हो वहां भी हमें भी शामिल कर लो ना। मैं माननीय ये जो कि एक गंभीर विषय है
और चंदखुरी में प्रभु राम की जो प्रतिमा लगाई गई उसके मामले को लेकर भी लोगों में बहुत नाराजगी है। मैं इसको लेकर इस पूरे मामले की, क्योंकि अजय चंद्राकर जी एक विद्वान हमारे सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में एक सोशल ऑडिट कमेटी का मैं गठन करता हूं कि वो इसकी जांच करें। उस मूर्ति के नीचे लगता है कि इसके बाद विद्वान जी प्रश्न, उस मूर्ति के नीचे भगवान राम का नाम लिख दीजिए ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। उस सोशल ऑडिट में इधर के लोगों को भी शामिल कर लीजिए, इधर के भी लोगों को शामिल कर लीजिए। कोई जगह बता दीजिए, मूर्ति लगवा देंगे, अच्छा चांस है, उसमें बहुत अवसर है पैसा खाने का। प्रश्नकाल समाप्त। बहुत अवसर है पैसा खाने को। सोशल ऑडिट में विपक्ष के लोगों का भी ख्याल रखिए।